Hey guys, very very good afternoon. कैसे हैं आप लोग बताइए. I hope you guys are doing well. Okay. तो मैं हूँ स्वाति अग्रवाल. I'm a chartered accountant as well as company secretary. मैंने CA BCom honors किया and it's been 10 plus years I have been teaching and I really hope you guys are working hard. अभी तक तुम्हारे almost सारे acts हो चुके हैं and we are just left with regulatory framework, LLP and NIA. तो उसमें से जितना ज्यादा आज हम लोग खींच सकते हैं आज खींच लेते हैं. स्टार्टिंग विद इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करते हैं शुरू. तो सबसे पहले देखते हैं लॉ क्या होता है. सो लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट से अच्छे से सेट करने के लिए. ठीक है. सो लॉ की डेफिनेशन बेसिकली अगर तुम लोग याद कर सकते हो तो अच्छा. इट इज अ सेट ऑफ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी. ठीक है. इतना भी याद रह गया तो बहुत है. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ. तो हमारे लॉ के अलग अलग सोर्सेस, हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं उन सबके अलग अलग सोर्सेज में सबसे पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर कोई भी लॉ इंडिया में बनाना है तो सबसे पहले देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है एंड यू नो हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दैट लॉ या फिर उस लॉ का कैसे बाउंड्री बनाकर दे सकता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज वन. नंबर टू, स्टेट एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन. तो हर स्टेट, हर रीजन का अपना एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. ठीक है. फिर आता है हमारा लेजिस्लेशन. तो हमारे जो भी स्टैट्यूट्स होते हैं, पार्लियामेंट होता है, जो भी लेजिस्लेशंस पास्ड हो रहे हैं, जो भी एक्ट पास्ड हो रहे हैं, जो भी ऑर्डिनेंसेस पास हो रहे हैं, दे ऑल टुगेदर फॉर्म अ लॉ. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या है, डायरेक्टिव ऑर्डर्स क्या है, उससे भी हम लॉ बना सकते हैं. जुडिशियल डिसीजंस, केस लॉस के जो जुडिशियल डिसीजन होता है वो भी हमारे लॉ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है. ठीक है. सिमिलरली कस्टमरी लॉज, जैसे कुछ स्टेट के, हर देश के कुछ ना ट्रेड्स प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो वो पर्टिकुलर देश फॉलो करता है, वो पर्टिकुलर स्टेट फॉलो करता है. तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग लॉ, या वो भी लॉ बनाने में मदद करते हैं. इंटरनेशनल लॉज विल ऑल्सो हेल्प अस टू फॉर्म लॉज. Then international treaties, international agreements are also one of the inherent part to make any law in our nation. Apart from that, जो भी स्कॉलर आर्टिकल्स होते हैं, जो भी बहुत लर्नेड लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं, वो कुछ ना कुछ सजेशंस देते हैं, अपने एनालिसिस देते हैं, वो भी लॉज बनाने में बहुत मदद करते हैं. What are the different sources of law? Constitution, legislation, regulation, judicial decisions, customary law, international law, and legal and कमेंट्री ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. अब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ. लॉ बनता कैसे है? तो यार सिंपल सी चीज है. कोई भी एक बिल होगा, है ना. लॉ बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल होता है जिसे हम कहते हैं रॉ फॉर्म ऑफ लॉ. वो जाता है एक हाउस में. ठीक है. वहां पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, फिर वो जाएगा सेकेंड हाउस में. ओके. लोकसभा, राज्यसभा, वहां भी डिस्कशन और डिबेट होगा. अगर सब कुछ सही हो जाता है, दोनों हाउसेस अगर उसको पास कर देते हैं, तो वो चला जाता है प्रेसिडेंट के पास. और प्रेसिडेंट को अगर सब कुछ ठीक लगता है तो फिर वो बिल बन जाता है लॉ. लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर फर्स्ट हाउस को लगा नहीं इसमें चेंजेस करने, तो वापस भेज देंगे, वापस वो लॉ मेकर्स के पास चल जाएगा. सेकेंड हाउस को लगता है चेंजेस करने, वापस वो वहां से वहां जाएगा, फिर वहां से वहां आएगा. प्रेसिडेंट ने अगर अपना वीटो यूज कर लिया कि भैया मुझे तो मेजर चेंजेस की जरूरत लग रही है, तो भी ये वापस पीछे चल जाएगा. फिर वो बिल फर्स्ट हाउस के पास जाएगा, सेकेंड हाउस के पास जाएगा, फिर लॉ बनेगा. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ. ठीक है. बिल को डिफाइन करना है. सो जो भी प्रपोज्ड लॉ होता है पार्लियामेंट में उसे हम कहते हैं बिल, और जब वो पास हो जाता है तो वो बन जाता है लॉ. ठीक है. Now what are the different types of laws? सबसे पहला होगा क्रिमिनल लॉ. सो क्रिमिनल लॉ आईपीसी कवर करता है. सो मर्डर, थेफ्ट, रेप, फ्रॉड, चीटिंग, ये सब कुछ क्रिमिनल लॉज में आता है. सिविल लॉ में क्या क्या आता है? सो एनी प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन विच इज गवर्न बाय सीपीसी. Okay, so Contract Act, Family Law, Property Law, these all are covered under Civil Law.
कॉमन लॉ में क्या क्या आता है? सो कॉमन लॉ वो होते हैं जो किसी और प्रेसिडेंट जुडिशियल डिसीजन के ऊपर बेस्ड है ना? तो कोई भी जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया है और अक्रॉस इंडिया हम उसे फॉलो करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन लॉ. एंड देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेमो जिडिक्स इन द कॉजिया सूट, यानी नो वन शुड बिकम जज ऑफ देयर ओन मिस्टेक. क्योंकि जब हम लोग खुद की मिस्टेक का जजमेंट देते हैं तो वी ऑलवेज फाइंड आवरसेल्फ कि यार मैंने तो ठीक ही किया है. तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कोई भी डिसीजन हो रीजनेबल होना चाहिए और रीजनड होना चाहिए. तो रीजनड डिसीजन कब आ सकता है? जब एक्चुअली कोई न्यूट्रल इंसान बैठ के डिसीजन दे रहा हो. आप खुद अपनी गलती के जज नहीं हो सकते. ओके, अब लॉ को एनफोर्स कैसे करवाएं? तो लॉ को अगर एनफोर्स करवाना है तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स चाहिए होते हैं. वन ऑफ द डिपार्टमेंट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर आता है हमारा इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक एपेक्स बॉडी है जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंडर आती है. इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज एंड सिविल अकाउंट सर्विसेज, सब कुछ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होती है. ये एक एपेक्स कंट्रोलिंग बॉडी है जो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज को गवर्न करती है. ओके, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है विच एक्चुअली गवर्न्स कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट. कंपनीज एक्ट 1956 इज लाइक नाउ टू ओल्ड क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया. Now, the responsibilities mainly of Indian enterprises in the industrial and service sector. ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है ये सिविल सर्वेंट्स रन करते हैं ICLS कैडर के, और ये जो ऑफिसर है इनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है जो कि UPSC के थ्रू दे कैन क्लियर इट ऑफ. हाईएस्ट पोस्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि एपेक्स बॉडी है. नेक्स्ट कमिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कि एक अगेन बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है. सो एज अ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया के सिक्योरिटी, डोमेस्टिक चीजों को गवर्न करने के लिए. होम मिनिस्टर सारे यूनियन मिनिस्टर को भी हेड करता है. ठीक है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, देन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन. ये सब कुछ काम जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है. ओके, कमिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट मिनिस्ट्री है. ये डील करते हैं जो भी लीगल मैटर्स है उनको मैनेज करने में, एडमिनिस्टर करने में, और कोई नए लॉज बनाने हैं तो उसके लिए. ठीक है, डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लीगल अफेयर्स भी आता है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट भी आता है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी आता है. क्लियर गाइस? सी छोटा सा है ये पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में से भी जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंपॉर्टेंट है इफ यू आस्क मी. देन लॉ से रिलेटेड कुछ भी टाइप्स ऑफ लॉज ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब्जेक्टिव हुई है. ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करना. 12 अप्रैल 1988 में ये एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म हुई थी. 1992 में से मेजर पावर्स मिले थे. ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट. RBI बेसिकली इंडिया का सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी बॉडी है. ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करेंसी को कंट्रोल करना, मनी इंडियन रुपी को सप्लाई करना, प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और मैनेज करना पेमेंट सिस्टम को. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, इसका पूरा काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही है जो मनी को प्रिंट और मिंट करते हैं. एंड ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये देवास में होती है, नासिक में होती है. इतना ही नहीं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी RBI के अंडर आता है. ICGC, ओके, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन भी RBI के अंडर ही आता है. तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी देता है इंडियन बैंक्स में. दिस कवर्स अंडर RBI. देन अ न्यू
मतलब बहुत बहुत रिसेंट बॉडी विच इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेट करता है सारे अथॉरिटीज को, जैसे कि जो भी अथॉरिटीज जो इंसॉल्वेंट हो सकती है या जो इंसॉल्वेंट हो चुकी है। 1 अक्टूबर 2016 को ये एस्टैब्लिश हुआ था एंड इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी, जो कि आईवीसी से पास हो गई थी, लोकसभा ने से 5 मई 2016 को पावर्स दे दी थी। इसका स्कोप सारे इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे, एलएलपीज पे और पार्टनरशिप फर्म्स पर भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स है, उनको थोड़ा सा स्मूदन करे, सिंप्लीफाई करे और स्पीडली रेजोल्यूशन कर दे उन केसेस का। ठीक है, की फंक्शंस क्या क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है ये, आईपीस को रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को भी। ओके, एनसीएलटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल दोनों ही इसके अंदर आती है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कोई भी डिस्प्यूट अगर सिटीजन्स के बीच में होता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मानी जाती है कि वो उसको रिजॉल्व करे। ओके, जुडिशियल सिस्टम में अगर हम लोग फंक्शनिंग की बात करें तो भैया वो रेगुलेट करते हैं लॉस को, डिस्प्यूट को सेटल करते हैं और सिटीजन्स के बीच में फेयरनेस लाते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो हमेशा हाई कोर्ट पे बाइंडेड होंगे एंड सो ऑन। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट लोअर कोर्ट को मानना पड़ता है। ओके, सो हमारे जुडिशियल सिस्टम में सबसे छोटे कोर्ट को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो एक ही है, हाई कोर्ट हर स्टेट में है ऑलमोस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको काफी सारे मिलेंगे और मेट्रोपॉलिटन कोई भी ऐसा शहर जहां पे 10 लाख या उससे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मिल जाता है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सारे पावर होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होता है उसके सिमिलर पावर्स होते हैं टू द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे वाला कोर्ट है, ये डील करता है सिविल मैटर्स से रिलेटेड केसेस आ जाए तो। ओके, देन कोर्ट ऑफ सेशन डील्स विद क्रिमिनल मैटर्स एज वेल। देन सिविल जज सू कर सकता है 2 करोड़ या उससे ज्यादा की वैल्यूज पे एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेस्ड होते हैं लोकल लिमिट्स पर, दैट इज सिविल कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट अपील जिस कोर्ट पे होती है अंडर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ है आर्टिकल 214 में एंड जो भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये सब हाई कोर्ट के अंदर आता है। टोटल 25 हाई कोर्ट है हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मिलाकर, और 6 स्टेट कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं। ओके, और यहाँ पर आप कोई भी रिट पिटीशन दीजिए, उसके अकॉर्डिंग उस पे आपकी केस की सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे अपेक्स बॉडी है, 26 जनवरी 1950 को ही एस्टैब्लिश हो गया था। हाईएस्ट अथॉरिटी होता है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओरिजिनली 7 लोगों से फॉर्म हुई थी, अभी 34 से ज्यादा यहाँ पर जजेस हैं। ओके, इसमें भी अगर आप रिट पिटीशन फाइल करते हो तो आपको आगे ले जाया जाता है। तो बेसिकली जो भी रिट पिटीशंस है दे कवर्ड इन दिस सेगमेंट। ये तो था हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब मैं आती हूँ एलएलपी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पर। एलएलपी में टोटल 81 सेक्शन 4 शेड्यूल्स है और ये पूरा तुम्हारे सिलेबस में फाउंडेशन में नहीं है, फाउंडेशन इंटर मिलाकर है। एलएलपी क्या है? सो एक नया फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है, इसे हम ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल भी कहते हैं। ये पार्टनर्स को अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी कि वो इंटरनली बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सके। एलएलपी खुद अपने एसेट्स के लिए पूरी तरीके से लाइबल है और पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी यहाँ पर लिमिटेड है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमने यहाँ पर देखी होती है। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी के लिए बहुत ही सिंपल है। सारी कंपनीज और सारे एलएलपीज है ना, दे आर ऑल कवर्ड अंडर बॉडी कॉर्पोरेट, और वो सब एलएलपी एक्ट के लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन नंबर 7 में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को चालू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है हर साल। फॉरेन एलएलपी एक ऐसा एलएलपी है जो फॉर्म तो हुआ है आउटसाइड इंडिया, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस है विद इन इंडिया। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसा पार्टनरशिप है जहां पर पार्टनर्स का जो भी लाइबिलिटी है
उसकी हमें लिमिट पता लगती है, मतलब इसके अंदर पार्टनरशिप की लाइबिलिटी को एक लिमिट दे देते हैं जिसके बियॉन्ड पार्टनर्स लाइबल होती ही नहीं। एलएलपी एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर पार्टनर्स एक एग्रीमेंट के अंदर गवर्न होते हैं और ये जो एग्रीमेंट है इसे सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं, साइन करते हैं। नेक्स्ट बोला डेजिग्नेटेड पार्टनर। सो हर एक एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए, उसमें से एक इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर कोई भी एलएलपी जिसमें सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसमें एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट हो, so at least 2 individual partners has to be part of so in short कोई भी एक एलएलपी है जिसमें 2 या 2 से पार्टनर्स तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर तो होंगी, तो कम से कम उसमें होने चाहिए 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ये इंडिविजुअल ही होने चाहिए। ये भी क्लियर है। किसी भी एलएलपी में जब हम लोग चेक करते हैं तो सपोज किसी एलएलपी में सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट्स है, तो हम उन्हें कहेंगे कि आप अपने नॉमिनी अपॉइंट कर लीजिए जो कि इंडिविजुअल हो और वो उस बॉडी कॉर्पोरेट के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। Now, what do we mean by resident in India? Any person who is staying in India for 120 days or more in immediately preceding year, तो वो रेजिडेंट बन सकता है। Now, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, डेफिनेशन से ही पता चल गया। एलएलपी बिना एग्रीमेंट के फॉर्म हो ही नहीं सकता, तो एलएलपी जो भी टर्म्स और कंडीशंस है पार्टनर्स के बीच में वो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखी है। एलएलपी परपैचुअल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। देन इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देन एलएलपी में मेंबर्स की जो भी पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एलएलपी चाहे तो अपना कॉमन सील बना सकता है। एलएलपी भी कंपनी की तरह एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि म्यूचुअल एजेंसी से चलता है। मैनेजमेंट जो बिजनेस का है वो एलएलपी का एलएलपी खुद ही करता है। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं एलएलपी के अंदर? तो एलएलपी के अंदर कम से कम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम की कहीं कोई लिमिट नहीं दी हुई है। देन बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से होना चाहिए। यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए एलएलपी में हम नहीं कुछ कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है। फॉरेन एलएलपीज भी डेफिनेटली फॉर्म हो सकता है, रजिस्टर्ड हो सकता है, इंडिया में बिजनेस भी कर सकते हैं। देन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिपोर्ट्स है, वो सब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है एंड दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। ओके, एलएलपी आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो सकता है, यानी कि एक्विजिशन हो सकता है, अमलगमेशन हो सकता है, सब हो सकता है। एलएलपी अगर फॉर्म करना है तो कैसे कर सकते हैं? सो एलएलपी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। देन ये फ्लेक्सिबिलिटी बताता है बिना इम्पोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। एलएलपी इजी टू फॉर्म है। जो भी पार्टनर्स है वो लिमिटेड लाइबिलिटी एंजॉय करते हैं और फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर भी एंजॉय करते हैं और इसे डिसॉल्व करना भी इजी होता है। ठीक है, यहां तक हमने एक बड़ा पोर्शन कर लिया है। यहां तक आई रियली होप तुम लोग को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पर थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा। आज का सेशन एकदम क्यूट सा, छोटू सा, स्वीट सा सेशन है जहां पर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तुम्हारा और सब कुछ हो गया इसके अंदर। ओके, सो कभी भी अगर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है तो 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए जो लॉफुल बिजनेस करे प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमें फाइल करना है इन सच अ मैनर विथ सच फीस and as may be prescribed of the state in which the registered office of LLP is situated. ठीक है, then there shall be filed along with the incorporation document जिसमें statement होना चाहिए prescribed form के अंदर। कोई भी एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो भी एलएलपी को फॉर्म कर रहा है वो ये स्टेटमेंट सबमिट करेंगे एंड बाय वन हु इज इनकॉर्पोरेटेड द डॉक्यूमेंट। सो एलएलपी के खुद पार्टनर्स और जो भी प्रोफेशनल्स है वो मिलकर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और सिंपल सी चीज कहेंगे हमने जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो कंप्लाई विद कर लिए हैं। ये जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में सबमिट होगा। इसमें स्टेट मेंशन करना है जहां पर एलएलपी सिचुएटेड है, प्रपोज बिजनेस बताना है, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस भी देना है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी,
नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी भी यहाँ पर आएगा। उसके अलावा कोई भी कंसर्न इन्फॉर्मेशन है तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। ओके, एलएलपी को भी मेंटेन करने वाले हमारे आरओसी ही होते हैं। जैसा हमने अभी देखा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो एलएलपी और कंपनी दोनों को गवर्न करता है। तो वैसे ही अथॉरिटी जो गवर्न करती है उसका नाम है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो एलएलपी को मैनेज करता है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इनको इनकॉर्पोरेशन के लिए परमिशन दे देते हैं। ठीक है, देन ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी शेल by its name be capable of sue and being sued, then acquire, own, hold, develop, dispose any property having its common seal if feels like, and doing and suffering from all the acts which body corporate lawfully does. ठीक है, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले नाम रिजर्व करवाइए, फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 1 फिल कीजिए, नाम रिजर्व करवा लीजिए। नाम रिजर्व करने के बाद हमें ई फॉर्म नंबर 2 फिल करना पड़ता है, जिसमें हम लोग जो भी प्रपोज्ड एलएलपी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनको एक डीम्ड कंसेंट होता है कि भैया हाँ ये नाम हम रिजर्व कर रहे हैं और अब हम इमीडिएटली फॉर्म भी कर रहे हैं एलएलपी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलएलपी एग्रीमेंट, जहां पर हम सारे पार्टनर्स एलएलपी के एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे, सब चीजें प्रॉपर्ली सेट कर देंगे और 30 डेज के अंदर अंदर फिर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एलएलपी खत्म हो गया ना। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कंपनी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी? आर दे सेम? एलएलपी को भी गवर्न आरओसी करता है, कंपनी को भी गवर्न आरओसी करता है, एलएलपी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी है, कंपनी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी है, एलएलपी भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी भी। तो डिफरेंस क्या है? पहला, एलएलपी गवर्न होता है एलएलपी एक्ट से, कंपनी गवर्न होती है कंपनीज एक्ट से। जो भी पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एलएलपी में वो कंपनी के पार्टनर्स हैं, और कंपनी के अंदर जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा वो लोग कहलाते हैं कंपनी के मेंबर्स। इंटरनल गवर्नेंस जो होती है एलएलपी की वो पार्टनर्स ही हैंडल करते हैं, लेकिन कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस हैंडल करते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स। ओके, कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगता है, एलएलपी के नाम के पीछे एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये वाला सफिक्स लगा सकते हैं। ओके, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वहीं पे प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम तो भाई कितने भी हो सकता है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। वहीं यहाँ भी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट पेड। देन बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय पार्टनर्स, अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, यहाँ पर 3 डायरेक्टर और मिनिमम 2 डायरेक्टर और मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए अगर पब्लिक कंपनी है तो। नेक्स्ट, हाउ एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर आप देखोगे ना सिमिलर डिफरेंसेस आएंगे जो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में होता है। ओके, पहले तो एक्ट गवर्निंग, इसका एलएलपी उसका पार्टनरशिप एक्ट है। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। एलएलपी फॉर्म होता है लीगल प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से, वहीं पर पार्टनरशिप फर्म इज जनरली क्रिएटेड बाय इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन यहाँ वॉलेंट्री है, वहां मैंडेटरी है। डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट अगर पार्टनर की होती है तो उससे पार्टनरशिप फर्म जो है वो तो भैया उसका पार्टनरशिप ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर मेंबर्स मे जॉइन इन टू लीव इट्स एग्जिस्टेंस। नेम ऑफ एलएलपी contains the word limited liability partner as suffix. वहीं पर partners can have any number as per their choice. Then liability of each partner is limited to the extent of the agreed contribution. यहाँ पर liability unlimited होती है। हर एक पार्टनर बाइंड होता है एलएलपी के अंदर। पार्टनरशिप फॉर्म में भी लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। हर एक पार्टनर बाइंड कर सकता है एलएलपी को, नहीं दूसरे पार्टनर को नहीं कर सकता, एलएलपी को तो कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में फर्म को भी कर सकता है, बाकी के पार्टनर्स को भी कर सकता है। ठीक है, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम की चीज ही नहीं होती। कॉमन सील हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म में कोई कॉमन सील भी नहीं हो सकती है। एंड नो ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स एंड पेनल्टीज। यहाँ पे जितने पार्टनर्स है दे आर ऑल लाइबल, है ना, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल है। इसी के साथ तुम्हारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
एंड एलएलपी दोनों हो गया। वन ऑफ द रीजन इज कि आज हम लोगों ने चिट चैट और बकल बकल नहीं करी है साथ में बहुत ज्यादा, इसलिए बहुत फटाफट हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट एक बार रीड कीजिए, कुछ भी डाउट आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेगमेंट में डालते चलो, मैं आंसर देती रहूंगी। ठीक है, इसके अलावा आप कम्युनिटी पे हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन कर सकते हो अगर किसी ने नहीं किया, जहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहे हैं, अपकमिंग शेड्यूल भी अपडेट करते रहेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन बिग थिंग, कल से मैं आप लोगों का मॉडल आंसर पेपर राइटिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो भी हम एक नई चीज करेंगे, एड ऑन करेंगे, तो आई रियली तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस विद एक्चुअली एंड ऑफ दिस तुम्हारा सिर्फ नेगोशिएबल बचा है जिसका मुझे माइंड मैप रिविजन करना है, बाकी सब हो गए, है ना? अमेजिंग। चलो फिर बढ़िया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।